नमस्कार। न्यूज नाइट के एक विषय का वसीम मिश्रा और आज के देश दुनिया की तमाम दूसरे साथ और को लेकर करेंगे विषय। मोदी ने महाराष्ट्र कहा, महाआघाड़ी की गाड़ी में न पहिए हैं न ब्रेक, लेकिन ड्राइवर के लिए झगड़ा। अमित शाह ने महाराष्ट्र गांधी ने की झारखंड में रैली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर घमासान। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन सरकार बनते ही साजिशें शुरू। भाजपा का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन तोड़ने का करता है काम। कांग्रेस को बताया संविधान का भक्षक और अरविंद केजरीवाल के वीवीआईपी कल्चर पर भी लगाए गंभीर आरोप। 3 जजों के बेंच नए सिरे से करेगी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया फैसला। और द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने कनाडा सरकार पर लगाया मीडिया की आवाज को दबाने का आरोप। कनाडा सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में दिए गए विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक इंटरव्यू को किया है ब्लॉक। और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, वहां की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में वोटिंग की तारीख आते आते सियासी पारा हाई हो चला है। रैलियों का जोर है, वादों नारों का शोर है, वार पलटवार का सिलसिला चारों ओर है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने आदिवासी बहुल सीट धुले में महायुति की तरफ से मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। पीएम मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की राजनीति का आधार केवल लूट है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। इनकी गाड़ी में न पहिया है न ब्रेक है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि महाविकास अघाड़ी के लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। वे महिलाओं को सशक्त नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम मोदी के अघाड़ी पर किए तीखे हमले के बाद कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई। किसी को आपस में लड़ाना ये कांग्रेस ने कभी किया नहीं। ना धर्म में उन्होंने आपस में लड़ाया, ना वो भी किसी जात को आपस में लड़ाया। ये तो काम करती है बीजेपी करती है। महाविकास अघाड़ी तो विकास के एजेंडा पे अपनी गाड़ी चला ही रही है। गाड़ी तब भी चल रही थी कोविड के कार्यकाल में, जब हमारे एमएसएमईज में 35% बढ़ावत हुई थी। वहीं कराड़ दक्षिण में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि महाराष्ट्र में एक तरफ शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली एनडीए है, तो वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण में डूबी एमवीए है। जनता एनडीए को ही लाने वाली है। हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है।
20 नवंबर को होने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा सहित तमाम दूसरी पार्टियों के नेता भी चुनाव प्रचार में जमकर पसीना बहा रहे हैं। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये तो हुई बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। अब बात झारखंड चुनाव की। झारखंड में सरकार बनाने और बदलने की जंग तेज हो गई है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं इंडी के गठबंधन के प्रचार की कमान हेमंत सोरेन और राहुल गांधी संभालते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड में प्रचार अब चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब जबकि पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए काफी कम समय बचा है, तो सभी दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी रणभूमि में उतार दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में प्रचार करते दिखे। उन्होंने इस दौरान वादा किया कि झारखंड में हमारी सरकार बनी तो हर महीने खटाखट 2,500 महिलाओं के खाते में आएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन ने भी प्रदेश में जनसभाएं कर इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1,000 रुपए जाता है, 2,500 रुपए महीने का ठकाठक। ये बेचारा मंत्री ठीक से बने भी नहीं थे, चुनाव का घंटी बजा दिया चुनाव आयोग ने। जबकि 1 महीना 1.5 महीना और हम लोग का काम बाकी था, कार्यकाल बाकी था। पता नहीं कहा इन लोगों ने समय से पहले चुनाव करा दिया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी प्रचार में ताकत झोंक दी है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में कहा कि प्रदेश में कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बनकर इस संस्कृति पर छाए हुए हैं। उधर झारखंड चुनाव के लिए भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि झारखंड में लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं। कई तरह के तत्व आदिवासी संस्कृति को समाप्त करने के प्रयत्न कर रहे हैं। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं और आज हमारी आदिवासी भाई बहनों की संस्कृति माटी, बेटी और रोटी संकट में है। उसको बचाने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे जो मुसलमान आबादी 10% से आज 34% हुआ संथाल परगना में, ये कि हमारा यहाँ का मुसलमान ने जन्म दिया है। हाई कोर्ट में आपको क्वेश्चन किया है, आपका पास जवाब क्या है? इस बीच झारखंड में भाजपा की सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। आजसू ने राज्य के प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना 1,21,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का वादा किया। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाने का भी वादा किया गया है। 13 नवंबर को मतदान होना है, वहां अब चुनाव प्रचार में आखिरी दाव खेलते हुए स्टार प्रचारक जनता को लुभाने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि जनादेश के जरिए सत्ता की कुर्सी हासिल की जा सके। डीडी न्यूज के लिए रांची से मनोज और आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जो विशेष है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिया न ब्रेक। जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में, जब वो रैली को संबोधित कर रहे थे, आज उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महाविकास की अघाड़ी में ये जो गाड़ी है उसमें ना ही पहिया है और ना ही ब्रेक है। और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विजय शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं। हम उनके पास अब रुख करेंगे। उसके बाद हमारे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से किशोर तिवारी जी होंगे और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश नखवा जी होंगे। तो हमारा विशेष महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में न पहिया और ना ही ब्रेक, और फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि सरकार आएगी और हम फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज चुनावी रैली में कहा कि ये जो महाविकास अघाड़ी की गाड़ी है उसमें ना ही पहिया है और ना ही ब्रेक है, और इसमें बैठने के लिए ड्राइवर सीट पर हर कोई बेताब है, हर कोई बेसब्र होता नजर आ रहा है।
तो क्या कुछ है इसके मायने और महाराष्ट्र चुनाव में किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, इस पर बातचीत करने के लिए तीनों ही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विजय शर्मा जी बीजेपी की तरफ से, किशोर जी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेश नकवा जी हमारे साथ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत विजय जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने आज साफ शब्दों में कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ना ही पहिया है और ना ही ब्रेक है, लेकिन फ्रंट सीट पर बैठने के लिए एक जो जोर है, जो रस्साकशी है, वो लगातार जारी है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात सच है। इनका प्रदेश की जनता के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनकी खींचतान सिर्फ और सिर्फ कुर्सी तक है कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के लिए लड़ाई है। किशोर जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि उद्धव जी अगर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर के घोषित नहीं करेंगे, तो वहां इनकी महाविनाश अघाड़ी नहीं आएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो है वहां जनता के हितों से समझौता हो रखा है। हमने जनता की सेवा करनी है 24/7। हम जनता के लिए सेवा करते हैं। किस तरह से हमने बॉम्बे बड़ौदा जो एक्सप्रेस वे है दिल्ली से जाता है वो बनकर तैयार है। किस तरह से हमने 12 लाख से ज्यादा नए पक्के मकान दिए महाराष्ट्र में लोगों के लिए पीएम आवास योजना के तहत। किस तरह से हमने उज्ज्वला योजना के तहत हमने सिलेंडर फ्री दिए। किस तरह से हमने रेलवे स्टेशनों का 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का हमने जीर्णोद्धार करवाया है, नए वो बनाए। किस तरह से हमारी जो वंदे भारत है। मैं अब किशोर जी के पास जाऊंगा। ठीक है, आपने अपनी बात की, लेकिन किशोर जी, प्रधानमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा अपनी चुनावी रैली में कि ये जो महाविकास अघाड़ी है वो महिलाओं का अपमान कर रही है, और किस तरह से अपमान कर रही है वो सारी चीजें मीडिया के सामने और लोगों के सामने है। आपकी प्रतिक्रिया? मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चुनाव की बात है, अरे भाई विजय जी को बता रहे और मुझसे पूछ रहे। इतनी डेडिकेशन ठीक नहीं ना। नहीं, आप आया है, चूंकि प्रधानमंत्री ने वहां संबोधित किया, इसलिए मैंने बीजेपी की तरफ से पहले प्रतिक्रिया ली। अब आपके पास आ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान ये महाविकास अघाड़ी के लोग बिल्कुल नहीं करते, और हमने देखा बीते दिनों दो नेता उन्होंने किस तरह से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। देखिए, महिलाओं का मान सम्मान और ये सब कुछ बातें विजय शर्मा या मोदी जी हमें सिखाए, ये अनुचित है। उनके मंत्रिमंडल महाराष्ट्र के अंदर संजय राठौड़ बोलकर एक हमारे मित्र ही है, उनपे बलात्कार का आरोप था। ये आरोप चित्रा वाघ तो इसीलिए आपके नेता भी कहेंगे इस तरह की भाषा? क्या आप इसको जायज मान रहे हैं? एक मिनट, एक वाक्य तो बोलने देना विपक्ष को। कभी पूरा वाक्य कर ले तो अच्छा लगता है। बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैंने कहा कि आप उनका हवाला दे रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी बातों को जो महाविकास अघाड़ी के शिवसेना के नेता बोले हैं वो जायज है, वो सही है। हाँ, ये आप है ना मुझे सवाल पूछ रहे कि आपका ओपिनियन आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप उनका रेफरेंस दे रहे हैं, आप उनका रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप उससे ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा नेता हो या किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई अभद्र टिप्पणी करे उसका कोई समर्थन नहीं होता। और इसी मुद्दे पे तो पीएम ने टिप्पणी की ना सर, यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अरे भाई, मैं बोलता हूं ना, कटेंगे बटेंगे, पर अजित पवार ने भी बोला ऐसा कोई मुद्दा यहाँ महाराष्ट्र में चलता नहीं। महाराष्ट्र के विकास की बात कर रहे थे। देखो, गुजरात में जो उद्योग गए हैं, जो गुजरात का विकास करने का महाराष्ट्र के उद्योग ले जाके हो रहा है, अडानी के ये आक्रांता बन के छाए हैं। तो ये तो कॉम्पिटिटिवनेस है, यही तो प्रतियोगिता है। प्रधानमंत्री कहते भी रहे कि एस्पिरेशनल स्टेट्स होने चाहिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होने चाहिए। अरे भाई, अगर देखो, तो अच्छी बात है। मुझे पूरा बोलने, एक वाक्य पूरा कर लूंगा। देखिए, G20 में पंतप्रधान जी ने कहा था वसुदेव कुटुंब, यहाँ वो बोलते हैं गुजुदेव कुटुंब। ये जो गुजुदेव कुटुंब बोले उसके खिलाफ में आक्रोश है। मैं अभी बता रहा हूँ, पार्टियां तोड़ी गई उसके खिलाफ आक्रोश है, लेकिन भ्रष्ट लोगों को किशोर जी उसके खिलाफ आक्रोश है। किशोर जी, मैं प्रधानमंत्री के आज के दिए गए भाषण पे मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे वाली बात, एक रहोगे नेक रहोगे, भाषाई आधार पर उन्होंने टिप्पणी की। किस तरह से भाषाई आधार पर आपके नेता बांटने की कोशिश कर रहे हैं? इसका जवाब दे दूंगा। महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपकी सरकार इतने सालों तक वहां पे रही, मराठी भाषा को जो एक दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा हूं। एक मिनट, मैं बोलता हूं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में संतों की भूमि के
अजीत पवार जी उनके ही सहयोगी, उन्होंने भी कहा कि कटोगे बटोगे वगैरह यहाँ नहीं होता, यहाँ कटोगे बटोगे बोला तो पिटोगे होता है। हाँ, विजय शर्मा जी कितने पिटे अभी तुम, लोकसभा में पूरे के पूरे पराजित हो गए ये लोग। और जिस प्रकार से उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं लाए, इसका मतलब कटोगे बटोगे से लोग यहाँ के आकर्षित नहीं होते। मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ 2.5 साल हिंदू प्रधानमंत्री मुसलमान ने, मैं एक एक बार है। मैं फिर जाऊंगा विजय जी के पास। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि ये सरकार को आपने देख लिया, 2.5 साल तक ये सरकार चली, लूट खसोट की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, विकास को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया महाराष्ट्र में। आपकी प्रतिक्रिया? जी देखिए असीम जी, दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। सबसे पहले भ्रष्टाचार की बात आई। ठीक है, आप भी बोल लीजिए भ्रष्टाचार पहले, ठीक है। आप देखिए, भैया ये इनके मुझे पुलिस जवाब कमिश्नर थे बॉम्बे में, परमवीर सिंह जी, उन्होंने खुद कहा था कि होम मिनिस्टर जो है देशमुख साहब 100 करोड़ की उगाही के लिए बोल रहे हैं, और 100 करोड़ की उगाही के लिए बोला गया। जरा मैं जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक गया। संजय राउत जी जेल काट के आ चुके हैं भ्रष्टाचार के केस में, और अब तो तार जो भ्रष्टाचार के भैया ये मातोश्री पूछ तक रहे भी तुम पहुंच मुझे रहे हैं। और जवाब ये दे किशोर रहे। जी सुन लीजिए शांति से। अब आपने विकास की बातें की, वधावन पोर्ट का विरोध किसने किया, मेट्रो का विरोध किसने किया? आप मुझे बताएं, बटोगे कटोगे क्या गलत कह दिया? आपने तो मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा, आप मेरे से ज्यादा बुजुर्ग हैं, कि हमारे स्कूलों में भी लिखा होता था कि एकता में बल है। तो इसमें क्या गलत कहा गया? तो आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए ना। आपने देखा किस तरह से पाल घर में साधुओं की निर्मम हत्या की गई, आपके राज में की गई, आपके मुंह में दही जम गई। ठीक है, मैं आप दोनों को भरपूर टाइम दिया, अच्छा खासा टाइम दिया। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुरेश नकवा जी हैं। को गाली देने वालों की विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे साथ तीसरे मेहमान बने हुए हैं, उनके पास भी जाना जरूरी है। सुरेश जी, आपने दोनों बातों को सुना, आपने बीजेपी को सुना, आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को सुना। प्रधानमंत्री ने जो आज बातें कही हैं, चाहे वो महिलाओं की बात हो, मराठी भाषा की बात हो, और जिस तरह से वहां विकास को रोकने का काम किया गया, इस पर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। आपकी प्रतिक्रिया इन चीजों को लेकर? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये जो अपशब्द यूज करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं महिलाओं के खिलाफ, अभी ताजा इनके दो नेताओं ने अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके पहले भी इन्होंने बहुत गंदा शब्द बीजेपी के प्रवक्ता है, उपयोग किया था। के प्रवक्ता है क्या? किशोर जी अभी आप कोई कमेंट ना करें, आपसे भी नहीं पूछा जा रहा है। जिसको यही किशोर जी ने नोटी बना दिया था। अपशब्द का कहते हैं कि हमारे यहाँ इसका मतलब होता है नोटी। ये वही किशोर जी हैं जो अभी बोल रहे थे। किशोर जी जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जब शिवसेना का राज्य था तब एफडीआई महाराष्ट्र हिंदुस्तान में एफडीआई में महाराष्ट्र 3 नंबर पे था। जब से ये 2.5 साल सरकार आई है भाजपा शिवसेना की, तो महाराष्ट्र फिर से एफडीआई में नंबर 1 आ गया है। तो और बाकी एक है तो सेफ है। इसका तो सबसे बड़ा एग्जांपल आप धुले लोकसभा देख लीजिए, जहां भाजपा 3 लोग आप हैं, मैं अकेला बोल रहा हूं, 5 कंस्टिट्यूएंसी में भाजपा आगे थी, लेकिन केवल एक कंस्टिट्यूएंसी में एक धर्म के लोगों ने मिलकर किशोर जी 5 कंस्टिट्यूएंसी के लीडर को साफ कर दिया। तो ये मिस्टर नोटी किशोर जी जो कह रहे हैं, ये अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है, एक है तो नेक रहेंगे, एक है तो सेफ रहेंगे। ठीक है, ये किशोर जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी सरकार थी, अच्छी खासे समय तक आपकी सरकार रही, लेकिन बावजूद उसके मराठी भाषा को जो एक सम्मान मिलना चाहिए था क्लासिकल लैंग्वेज का, वो नहीं दिया गया। इस पर भी प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस पर? क्यों नहीं आपने इसको सम्मान दिलाने का काम किया आपकी सरकार ने? देखो ये सुरेश जी है, विजय जी है और आप है, ये 3 एक जगह हो जाते हैं और हमें बोलने नहीं सर, मेरा काम सवाल पूछने का है, मेरा काम सवाल पूछने का है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, इसलिए मेरा काम है कि आपसे मैं सवाल पूछूं। और इस कार्यक्रम को बहुत से लोग देखते हैं, लाखों लोग देखते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपके जवाब को लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो, मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं, और क्या बोलूं मैं। अच्छी बातें की, वो अच्छी बातें। महाराष्ट्र में पार्टियां, प्रधानमंत्री ने तो वही कहा कि जब आपकी सरकार थी तो आपने इसको अभिजात भाषा का दर्जा देने का काम क्यों नहीं किया? इस पे क्यों सियासी खेल खेलते रहे आप लोग? अजी हम बीजेपी के साथी थे, हम बीजेपी के साथी थे ना सरकार में। इन्होंने हमारे
पीठ पे खंजीर खोसा, इसलिए हमने इनको नाता तोड़ा। हमारा क्या है, मोदी शाह की तानाशाही के खिलाफ है हम तो हिंदुत्ववादी पार्टी कर रहे हैं। किशोर जी का कमेंट बड़ा नोटी कमेंट है। जी विजय जी बताएं। अरे क्या बात मैं प्रूव कर देता हूं, ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये वो लोग हैं जो दिखाते कुछ है करते कुछ है। आप मुझे बताइए किस तरह से इन्होंने बचाव किया है। ये निंदनीय है, बिल्कुल शर्मनाक है कि एक महिला के लिए अपद्रव भाषा कही जाती है और उसको ये बचाव कर रहे हैं। आदिवासियों के सुनिए, आप उस कांग्रेस की गोद में बैठ गए जिसने गोवा में गोलीकांड करवाया था, जब अविभाजित मध्य प्रदेश और ये झारखंड था। अगर अलग मंत्रालय हमने आदिवासियों के लिए बनवाया तो वो बीजेपी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। तो इस तरह से आप देखिए, आपने खुद प्रशंसा की है भी मोदी जी की कि हमने किस तरह से मराठी भाषा को किस तरह से हमने मान सम्मान दिलवाया है। तो हम वहां की जनता के लिए खड़े हैं, दुख के, गरीब किशोर जी इस बात को आपको समझने की जरूरत है। चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, लेकिन महिलाओं का सम्मान हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई सुन रहा है। डेमोक्रेसी में और मीडिया की आवाज में हर कोई आपकी बातों को समझ रहा है। ऐसे में नहीं, इस बात को आप समझिए कि आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसकी भर्त्सना करनी चाहिए आपको। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं ठीक है, सम्मान कीजिए महिलाओं का, सम्मान कीजिए आधी आबादी का, सम्मान कीजिए महिलाओं का, सम्मान कीजिए, ये हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही है। आप तीनों ही मेहमानों का, विजय जी, किशोर जी और सुरेश जी, आप तीनों ही मेहमानों का इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, रोकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। अनुच्छेद 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री ने अब्दुल्ला सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये लोग पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी के प्रस्ताव को लेकर हंगामे का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार को कार्यवाही शुरू हुई तो इस मसले पर फिर से हंगामा बरपने लगा। विधानसभा तो मानो जैसे जंग का अखाड़ा बन गई हो। विधानसभा में विधायकों के बीच एक बार फिर खींचम खींच और धक्का मुक्की हुई। वहीं अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर भाजपा के विधायकों ने विरोध किया तो उनमें से कुछ विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके चलते भाजपा के सभी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जैसे ही
इंडी गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। मैं कांग्रेस और यहाँ अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप वहीं इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई भी अनुच्छेद 370 को फिर से वापस नहीं ला सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर भाजपा ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा ने भी 370 प्रस्ताव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें फिर से प्रदेश में अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग की गई। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव को पेश किया था। प्रस्ताव में केंद्र से तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने को कहा गया। प्रस्ताव में विशेष दर्जे को एक तरफा हटाने पर चिंता भी व्यक्त की गई थी। हंगामे के बीच बिना प्रस्ताव, बिना किसी बहस के विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने ध्वनि मत से पारित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे समोसा विवाद की। जी हां, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर समोसा विवाद की सीआईडी जांच कराए जाने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसे सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और सुक्खू सरकार ने इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। की राजनीति अब एक अजीबोगरीब वाक्य को लेकर चर्चा में है। समोसा कांड एक बार फिर हिमाचल में हुआ है और इसको लेकर हिमाचल की सरकार एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही है। हिमाचल की सुखविंदर सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला समोसे से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के लिए आए समोसे मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए और इसके खिलाफ सरकार ने सीआईडी जांच तक बिठा दी है। भाजपा ने इस मामले में सरकार द्वारा जांच कराए जाने के आरोप लगाए हैं। भाजपा का दावा है कि सुक्खू सरकार अब ऐसे मामलों की भी सीआईडी जांच करा रही है। ये मामला 21 अक्टूबर का है, जब मुख्यमंत्री के लिए मंगाई रिफ्रेशमेंट सुरक्षा कर्मियों को परोस दी गई। वहीं सीआईडी डीजी ने इस मामले में किसी भी तरह की जांच कराए जाने से इनकार किया है। सीआईडी डीजी के मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी को कोई नोटिस इस मामले में नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मीडिया कर्मियों ने इसे लेकर सवाल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने सवाल को टाल दिया। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की और कहा, प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब विकास की चिंता करने के बजाय समोसों की चिंता कर रही है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे,
उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। दरअसल ये मामला मुख्यमंत्री के स्टाफ और सीआईडी के अंदरूनी कार्यप्रणाली के जग जाहिर होने का है। अलग अलग विभागों में आपसी तालमेल की कमी और सार्वजनिक तौर पर इस पर बयानबाजी से यह मामला और गहरा गया और देखते ही देखते सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी होने लग गई और इसी बीच भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में चुप्पी साधी है, लेकिन डीजीपी सीआईडी जो है उन्होंने जरूर स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन इस पूरे वाकये की वजह से, इस समोसा कांड की वजह से हिमाचल की सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है और पूरे देश में एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज शिमला। तो ये था समोसा विवाद हिमाचल प्रदेश का। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और एक बार फिर से हम बात करेंगे दिल्ली की प्रदूषित हवा की, जिसका स्तर लगातार खराब बना हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी सूचकांक है वो 400 के भी पार दर्ज किया गया है। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सांस संबंधित गंभीर बीमारी होने की भी आशंका काफी बढ़ गई है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली समेत पूरा एनसीआर इस समय वायु प्रदूषण की चपेट में है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों की सांस फूलने के साथ साथ आंखों में जलन और अन्य समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। शुक्रवार की सुबह पूरी राजधानी स्मॉग में लिपटी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में जहरीली हवाएं चल रही है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार फिर से जुमलेबाजी करती नजर आ रही है। राष्ट्र राजधानी में AQI 400 के पार जाने के बाद भी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय फिर से प्रदूषण पर रोक लगाने का दावे करते नजर आ रहे हैं। हालांकि हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और पूरे दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की स्थिति पर भाजपा लगातार आप सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार का ध्यान प्रदूषण को रोकने की बजाय अपनी जेब भरने में है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और आम आदमी पार्टी का जो कार्यशैली है ना, उसमें लोगों के लिए राहत है ही नहीं। वो एक दो लोक लुभावन बातें कर देंगे और उस लोक लुभावन बातों के पीछे सारे मौत के सामान परोसेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई है।
सबको मालूम है कि 70% जो ये पोल्यूशन है उन कारणों से आ रहा है जिस पे सरकार अंकुश लगा सकती थी। ये भी बात सिद्ध हो गई कि जो पराली का झूठ बोल रहे थे केजरीवाल और सिसोदिया और आम आदमी, वो भी झूठ निकला। तो सरकार पर अगर लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो एयर पोल्यूशन और सब जमुना जी की पोल्यूशन तो होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में तकरीबन 10 जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया। रोहिणी में 439, जहांगीरपुरी में 436, मुंडका में 428, अशोक विहार में 418, आनंद विहार में 415 AQI दर्ज किया गया। इसके अलावा विवेक विहार में 414, नेहरू नगर में 413, पंजाबी बाग में 406, नरेला में 404, पटपड़गंज में 402 दर्ज किया गया। बता दें कि सामान्य वायु की गुणवत्ता 0 से 50 AQI श्रेणी की होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित जो उनका सरकारी आवास है, वहां शीश महल की PWD ने सामानों की एक लिस्ट जारी की है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में करोड़ों की आलीशान सुविधाएं उपलब्ध हैं। 21,000 वर्ग फीट में फैले केजरीवाल के शीश महल में 250 टन क्षमता का सेंट्रलाइज्ड AC प्लांट लगा है। वहीं घर में 8 बेडरूम हैं, 12 शौचालय हैं, 3 मीटिंग रूम्स हैं, 2 ड्राइंग रूम हैं और 2 किचन हैं। घर में 24 सोफा सेट्स हैं, 76 टेबल हैं, 8 किंग साइज के बेड्स हैं, 50 कुर्सियां हैं, 5 रिक्लाइनर बाथरूम और 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन सहित 50 AC लगे हुए हैं उनके सरकारी आवास में, जिसे कि शीश महल कहा जा रहा है। शीश महल में 1,70,00,000 कीमत का इंटीरियर इंस्टॉलेशन भी किया गया है। वहीं घर में लगे 11 टीवी की कीमत 72 लाख रुपए है। घर में रसोई, शौचालय, धुलाई क्षेत्र, जिम सहित सभी क्षेत्रों में 75 बोस सीलिंग स्पीकर लगे हुए हैं, बोस कंपनी के। घर में 50 लाख के 9 हाथ से बुने हुए रेशमी ऊन के प्रीमियम कालीन मौजूद हैं। केजरीवाल का शीश महल स्वचालित सेंसर और रिमोट जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। तो ये कुछ अहम जो जानकारी है वो सामने आई है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के शीश महल में लाखों करोड़ों के सामान हैं। इसको सुनते हैं। ये किस तरह का VVIP कल्चर है, या इसको कहे कि VVVVVIP कल्चर है, ये पूछा जाएगा कि नहीं। इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का। ये 28,91,587 रुपए का है। 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। बढ़ेंगे आगे। AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों के बेंच ने 4-3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा इसलिए खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि उसे संसद के एक कानून के जरिए, एक्ट के जरिए स्थापित किया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से 1967 के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया। 1967 के अजीज बादशाह बनाम केंद्र सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था। 1967 के पाशा मामले में कोर्ट ने कहा था कि संसद के किसी एक्ट के जरिए बनाए गए केंद्रीय संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 30(1) द्वारा दिए जाने वाले अधिकार संविधान के लागू होने से पहले स्थापित संस्थानों पर भी लागू होते हैं। यानी ये कहना गलत होगा कि संविधान लागू होने से पहले बना कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं पा सकता है। संविधान पीठ ने 4-3 के बहुमत से AMU को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से
इनकार करने वाले 1967 के फैसले को पलटते हुए ये भी साफ कर दिया कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जा देने की कसौटी आखिर क्या होगी। लेकिन बेंच ने अपनी ओर से यह तय नहीं किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर नहीं। संविधान पीठ ने कहा कि नई रेगुलर बेंच इस फैसले में दी गई कसौटी के आधार पर तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या फिर नहीं। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा की आज समाप्ति हो गई है और इसके बाद दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों की वापसी भी शुरू हो गई है। छठ पूजा को देखते हुए इस बार रेलवे ने बड़े स्तर पर इंतजाम किया था। लोगों को घर पहुंचाने के लिए 7,500 से ज्यादा ट्रेनें चलाई गई थी। वहीं अब बिहार से दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आज राज्य में 140 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। हमारे सहयोगी मधुरेश नारायण ने पटना जंक्शन पर यात्रियों के लिए की गई विशेष तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। उगते हुए सूर्य को आज अर्घ देने के साथ ही छठ व्रत की समाप्ति हो गई है। ऐसे में दूसरे राज्यों से आए हुए बड़ी संख्या में लोग अब वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए रेलवे ने भी पूरी तैयारी कर ली है। यात्रियों को सुविधा के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पेयजल का, यात्री के बैठने के लिए, यही सब है। वहाँ पे स्क्रीन भी लगा हुआ है, गाड़ी के ट्रेन के बताने के। हमारे टीटी बाबू बैठे हुए हैं मैं हेल्पपुर बूथ पे। हाँ, स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए स्पेशल ट्रेन का डेली टू डेली हम लोगों ने अपना टाइम टेबल बनाया है, जो कि हर स्टाफ के पास मौजूद है। कोई भी यात्री किसी से पूछेगा, वो यात्री उसको बताएगा। इसके बाद हमने जो मेडिकल टीम एक लगाई हुई है, वो देखिए अभी तक 3 तारीख से लगी हुई है और 333 लोग जो है अभी तक वहाँ पे दवाई ले चुके हैं। अभी तक रिकॉर्ड है अभी 333 लोग, और अभी आगे भी लोग आते हैं, लोग मदद करते हैं, दवाइयाँ देते हैं लोगों को। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने पूरे डिवीज़न से सारा स्टाफ लगाया हुआ है। पूरा स्टाफ डिप्लॉयड है, RPF लगा हुआ है, और अगर जनरल कोच में रस्सा लगा के यात्रियों को बैठाया जाएगा। और जैसे जिन लोगों का रिजर्वेशन है, वो लोग उन लोग चढ़ने में कोई दिक्कत होती है तो हर गेट पे आदमी तैनात रहेंगे और यात्रियों को परेशानी ना हो, उनको चलने दिया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो स्टाफ हैं वो साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं, किस तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार साफ सफाई भी की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए ये यात्रियों को जानकारी देने के साथ में किसी तरह की परेशानी होने पर उनकी मदद भी करते हैं। डीडी न्यूज के लिए हमारे सहयोगी अरविंद कुमार वर्मा के साथ मधुरेश नारायण। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कनाडा की। ऑस्ट्रेलियाई न्यूज आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे ने उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के कनाडाई सरकार के फैसले की आलोचना की है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल और कुछ पेजों को कनाडा ने ब्लॉक कर दिया था। कनाडा और भारत के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। मंदिरों पर अटैक और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के बाद कनाडा सरकार की एक और करतूत पर भारत ने सवाल उठाए हैं। कनाडा ने एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। इस चैनल ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया में उनकी समकक्ष पेनी वोंग की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। इसके बाद जयशंकर का इंटरव्यू भी लिया गया था। जयशंकर ने इस दौरान कनाडा पर बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाने का मुद्दा उठाया था। In life there will be challenges. Sometimes you will have a few extremist people who will go and do something. It's important that they are checked. You know, look, we are the most, I would say, vigorous democracy in the world. I mean, no country has a stronger commitment to freedom than India. But we always tell people, freedoms are meant to be utilized. Freedom should not be misused. Freedom does not mean that you have also the right to misuse the freedom. So freedom comes with responsibility, comes with good behavior. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस इंटरव्यू के बाद कनाडा का गुस्सा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्थान ऑस्ट्रेलिया टुडे पर फूट पड़ा और इंटरव्यू के कुछ घंटे बाद ही कनाडा ने ऑस्ट्रेलियाई न्यूज चैनल के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया। द ऑस्ट्रेलिया टुडे के संपादक जितार्थ जय भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कनाडा सरकार की निंदा भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि कनाडा के हिंदुओं की ओर से लगातार फीडबैक मिल रहा है और कनाडा में हिंदू कम्युनिटी काफी परेशान है। It's a shameful act. I mean, governments, Western democracies में अगर governments इस तरह के मीडिया पे प्रेस फ्रीडम पे क्रैक डाउन करती हैं तो इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकता है। I mean, I'll urge them कि भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है, your part of the story अगर आपको बतानी है तो हम we are happy to do an interview with Justin Trudeau. We are happy to do interview with their ministers. जैसे ही हमने Facebook पर वो इंटरव्यू लगाया उसके 45-50 मिनट्स में हमारे पास कैनेडियन फॉलोअर्स की तरफ से कांटेक्ट करने लगे, वो मैसेज भेजने लगे कि they can't see this interview on the Facebook page and that's when हम लोग बहुत कंसर्न हो गए कि क्या टेक्निकल गड़बड़ हुआ एंड वी चेक्ड अपने टेक्निकल टीम के साथ और हमारे एंड पे कुछ नहीं था और हमें फिर फॉलोअर्स ने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया कि उस पे फेसबुक पर ये लिखा आ रहा है कि कनाडा में ये कंटेंट नहीं देखा जा सकता गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन की वजह से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि हमें पता चला है कि इस आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया और कनाडा में अब ये दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। We were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. So you can draw your conclusions from that why the Australia Today channel was blocked by Canada. कनाडा जिस तरह का दो मुहा बर्ताव भारत के साथ कर रहा है उससे एक बात साफ हो गई है कि उसकी रुचि निज्जर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना नहीं है। साथ ही कनाडा में वो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और हिंसा को भी नहीं रोक रहा है। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर के साक्षात्कार का प्रसारण कनाडा में ब्लॉक करके जस्टिन ट्रूडो प्रशासन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में भी अब वैचारिक खोखलापन दर्शा दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से एक बार फिर से जो खटास है वो बढ़ती चली जा रही है भारत और कनाडा के संबंधों के बीच में।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर एक बहुत ही खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राजन, आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि कनाडा क्या साबित करना चाह रहा है, आप एक तरफ तो वेस्ट कहता है और कनाडा कहता है कि हम तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को काफ़ी तवज्जो देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और वही कनाडा एक सच्चाई को और एक उन बातों को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया, उससे दिखाया तो उसको आपने बंद कर दिया। क्या आपको लगता है कि कनाडा की सरकार इन चीज़ों को बंद कर देने से सच्चाई जो है वो जनता से छुप जाएगी? देखिए असीम जी, ये मेरे हिसाब से बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही खेदजनक है कि इस ढंग का बिहेवियर आपको कनाडा से देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पश्चिमी देशों का एक रवैया रहा है कि वो अपनी जो नीति है उसको तो छुपाते हैं और अपनी गलतियां करते जाते हैं और दूसरे को प्रीचिंग करने में वो बहुत विश्वास रखते हैं। और उसी का एक आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है कनाडा में, जहाँ पे कि जयशंकर ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली कि जो कि पहले नहीं बोला जा चुका है। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला वो बिल्कुल जस्टिफाइड बोला कि विदाउट एविडेंस का मतलब होता है लीगल प्रूफ जो होता है वो होना चाहिए। आप पॉलिटिकल एलिगेशन तो कोई भी किसी को अभी तक आपने नहीं दिया, कनाडा ने अभी तक वो नहीं देने का काम किया, कनाडा ने नहीं दिया। उसके बाद कनाडा को समझना चाहिए कि कनाडा का जो स्टेट है अभी वो एक पार्टी के रूप में बिहेव कर रहा है। जैसे कोर्ट में 2 पार्टी होते हैं, 3 पार्टी होते हैं, वो एक पार्टी हो गई, वो एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में नहीं बिहेव कर रहा है, जहां पे कि आपको बियॉन्ड प्रूफ, बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड एलिगेशन आपको वहां पे एविडेंस के बेसिस पे जो बोलना पड़ता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। और इसके कहां से जानते हैं कि आप भारत और कनाडा के संबंध पे इसका असर हुआ है। जो आपस के जो लोग हमारे वहां पे रहते हैं और वहां से भी जो लोग आते हैं उस पर काफी असर हुआ है, ट्रेड पे असर हुआ है। और कनाडा की जो सरकार है अभी उसकी वो भी काफी अभी लोकप्रिय नहीं रहा है। अभी जब स्टार्ट हुआ था उनकी सरकार तो 63% उनको सपोर्ट था, अभी के टाइम पे मुश्किल से 30% भी सपोर्ट नहीं है। 28% सपोर्ट ट्रूडो जो वहाँ के ये है हेड ऑफ स्टेट है, उनको बस केवल इतना ही सपोर्ट है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी वहाँ पे क्या स्थिति है। ये स्थिति इसलिए है कि उसने कि उनको पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए एक सर्टन जो कम्युनिटी है उसका सपोर्ट चाहिए और उस कम्युनिटी को वो अपीज करने की कम्युनिटी भी नहीं, कम्युनिटी में भी एक सर्टन सेक्शन ऑफ लोग हैं जो कि केटीएफ जो कि बहुत रेडिकल आइडियाज को प्रमोट करते हैं और हम भारत में उस ढंग के आइडियाज को बिल्कुल प्रमोट नहीं होने दे सकते। अगर उस ढंग की एक्टिविटी हम भारत में कनाडा के विरोध में करवाएं तो कनाडा नहीं मानेगा। तो कनाडा को समझने चाहिए कि हम एक इमर्जिंग नेशन है, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी है और वैसे में एंटी इंडिया जो एक्टिविस्ट है उसको आप नहीं प्रमोट वहां पे कर सकते और भारत उसको हमेशा ऑब्जेक्ट करेगा और भारत को करना भी चाहिए। ये जरूर है कि हम अपने जो आपस के जो मुद्दे हैं वो निगोशिएशन के माध्यम से, जो लीगल प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से सुलझाएंगे। लेकिन कनाडा को ये समझना पड़ेगा, कनाडा और दूसरे देशों को भी समझना पड़ेगा, ब्रिटेन यहाँ कि फ्रीडम के नाम पे आप कुछ भी लोगों को वहां पे करने नहीं दे सकते, हम इसको टूटने नहीं दे सकते और वहां पे जो इस ढंग के रेडिकल विचारधारा है उसको प्रमोट नहीं। प्रोफेसर राजन, जिन बातों को ईएम ने उठाया, विदेश मंत्री ने उठाया, बहुत ही जायज हैं। उन 3 मुद्दों को उठाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब संयुक्त तौर पे ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री थे। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उन सारी बातों को सुना है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें निकल कर सामने आई, भारत लगातार अभी से नहीं बीते कई महीनों से इस बात को कहता आ रहा है कि आप इसको बंद कीजिए, एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं उसको आप पॉलिटिकल स्पेस देना बंद कीजिए, सर्विलांस जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको आप देना बंद कीजिए। लेकिन कनाडा इस बात को मान नहीं रहा है और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। उस बात को अगर कोई पहुंचा रहा है लोगों तक, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। नहीं, आप ये समझिए ना कि क्या स्थिति हो गई है असीम की। ये 3 बातें जो कि काफ़ी जस्टिफाइड बातें हैं कि आप एविडेंस दीजिए, इसमें क्या गलत है मुझे बता दें। दूसरा उन्होंने ये बोला कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उसमें ऑडियो और विजुअल जो सर्विलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको बंद करना चाहिए। और तीसरी बात बोले कि एंटी इंडिया एक्टिविटी आपको, ये तो किसी भी देश का राइट है कि आप किसी भी देश से डिमांड कर सकते हैं। और कनाडा कोई ऐसा देश नहीं है विशाल देश की जिसकी बात पूरे विश्व मानने के लिए तैयार है आज के समय में। और कनाडा एक डिक्लाइनिंग पावर है और कभी भी उस ढंग से पावर था भी नहीं एक्चुअली। एक अमेरिका के साथ रह के और ब्रिटेन के साथ रह के वो एंग्लो सैक्सन जो ग्रुप है उसमें अपनी एक दावेदारी करके वो करते थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि उसकी स्थिति खराब हो गई। और लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है कि अमेरिका में जिस ढंग के चेंजेस हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस, उससे कनाडा में और भी उसका प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब ट्रूडो का जाना बिल्कुल निश्चित है। और वहां पे भी उनको समझ में आएगा कि इस ढंग का जो फ्रीडम वो देने की कोशिश कर रहे हैं रेडिकल आइडियाज को, ये ना तो कनाडा के हित में है, ना ही पश्चिमी देश के हित में है और ना ही भारत जैसे देश के हित में। और प्रोफेसर राजन, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पूरी दुनिया भारत के साथ दोस्ती करना चाह रही है, इसके बाजार को टैप करने की कोशिशों में लगी हुई है, ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं।
देखिए वो भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस चक्कर में उन्होंने क्या किया है कि कुछ अमेरिका के पहले जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थे तो उसमें अभी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है तो लेकिन उनको भी मोबिलाइज करने की कोशिश की, ब्रिटेन को मोबिलाइज करने की कोशिश, 5 आई ग्रुप जो है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री का नेटवर्क है उसको काफ़ी मोबिलाइज इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बेसिकली भारत को एक तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई जिसमें वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हुए, क्योंकि हर एक देश चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो और अमेरिका हो, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को और उनके जो इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट है वो भारत से कन्वर्ज करते हैं। और इन देशों को भी पता है कि हमारे उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है मच बिगर है, वो निज्जर पे जाके नहीं रुकता है और इस ढंग के छोटे छोटे इशू पे वहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो वैसे में हमारे संबंध अमेरिका से भी और भी मजबूत होंगे, मैं बता दूं, और ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन से हमारे संबंध मजबूत हैं, लेकिन हमें फॉर्म रहना चाहिए। और जो हमारे मिनिस्टर जयशंकर जी ने बोला बिल्कुल जस्टिफाइड बोला, और इसको बहुत और बाकी लोगों को भी बोलने की जरूरत, और हमें इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है डॉक्टर राजन, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और अब नजर डालेंगे देश की कुछ दूसरी अहम खबरों को फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ने शुक्रवार को भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत मंडपम में 14 नवंबर से 27 नवंबर 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन होने वाला है। कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज राजघाट से शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ITO में बने छठ के घाट पहुंचे। यमुना नदी की दुर्दशा और प्रदूषण पर उन्होंने केजरीवाल सरकार पर धावा बोला। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली में सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं और इस बाबत लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में मैसूर संगीत सुगंध 2024 महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास भी और विरासत भी मूल मंत्र पर विश्वास करते हैं। ये भारतीय संस्कृति को और भी सशक्त करेगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा है कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के इरादों को असफल प्रयास कहा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, और बढ़िया है शुद्ध है MDH मिर्ची धनिया हल्दी, असली मसाले सच सच MDH।